हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं स्टडीज विद नितिन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन। उसमें थी मीनिंग, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, मॉडल, प्रोसेसेस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कंपोजिशंस, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रेंड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लेकिन एक खास बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि वो भी फायदा उठा सके इन वीडियो लेक्चर्स का। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये कॉन्सेप्ट हर कंपनी के लिए जरूरी होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो या कैसे भी हो। ठीक, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिस और प्रोसेस जिसके एक कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। सिंपल शब्दों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताता है कि कंपनी के अंदर डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं, कौन ले रहा है, और स्टेक होल्डर्स जैसे शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय, कस्टमर्स, सोसाइटी, सबके इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इन्फोसिस अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ट्रांसपेरेंट रखता है और डायरेक्टर एथिकल्स रूल फॉलो करते हैं, तो यही गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। यानी कंपनी अपना काम में ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दिखाती है। सिंपल वर्ड्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कि कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज करना, कंट्रोल करना और अकाउंटेबल बनाया जाए ताकि कोई मिसयूज ना हो और सबका ट्रस्ट बना रहे। ठीक, अब देखते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नेचर या फीचर्स को, यानी वो क्वालिटीज जो एक कंपनी को एथिकल और वेल मैनेज बनाती है। ठीक, तो पहला है अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी। हर मैनेजर और बोर्ड मेंबर अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए वो खुद आंसरेबल होता है। सिंपल वर्ड्स में जो काम करे वो उसी के लिए जवाब दे। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि स्पष्टता। कंपनी को अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे प्रॉफिट, लॉस, रिस्क स्टेक होल्डर के साथ में सच और क्लियर तरीके से शेयर करनी चाहिए। मतलब कुछ भी छुपाना नहीं, सब कुछ क्लियर रखना। ये स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है। तीसरा है फेयरनेस, यानी कि न्याय और समानता। सब शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉइज के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, किसी के भी साथ फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो या छोटा एम्प्लॉय, सबके लिए एक ही रूल। चौथा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी से डिसीजन लेना। मैनेजमेंट को हमेशा कंपनी और सोसाइटी के भले में डिसीजन लेना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए अनएथिकल काम नहीं करनी चाहिए। यानी डिसीजन लेना तो जरूरत पर समझदारी और ईमानदारी से लेना। पांचवा और लास्ट है एथिकल कंडक्ट, यानी कि नैतिक व्यवहार। कंपनी के हर डिसीजन में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझे तो अगर एक कंपनी इन्वायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी फॉलो करता है तो ये एक एथिकल कंडक्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ये फीचर जैसे अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल कंडक्ट मिलकर कंपनी को ट्रस्टवर्थी और सक्सेसफुल बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी इतना जरूरी क्यों है कंपनी के लिए। चलो सिंपल और रियल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं उसको। तो पहला इंपॉर्टेंस है बिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास बनाता है। जब एक कंपनी अच्छे रूल्स और एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करती है तो इन्वेस्टर, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज सबका उस पर भरोसा बढ़ता है। ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस जैसे कंपनीज पर लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनका गवर्नेंस स्ट्रांग है। दूसरा इंपॉर्टेंस है प्रिवेंट फ्रॉड एंड स्कैंडल्स, धोखा और घोटाले रोकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्लियर रूल्स और इंटरनल चेक सेट करता है जिससे करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर कम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सत्यम स्कैम के टाइम पे स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस होती तो ऐसे बड़ा फ्रॉड शायद नहीं होता ही नहीं। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंस है इम्प्रूव कंपनी इमेज। जो कंपनी एथिकल और ट्रांसपेरेंट होती है वो इन्वेस्टर और पब्लिक दोनों की नजर में रिस्पेक्ट कमा लेती है। सिंपल वर्ड्स में गुड गवर्नेंस इक्वल्स टू गुड रेपुटेशन। चौथी इंपॉर्टेंस है इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अच्छी गवर्नेंस कंपनी के काम में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी आती है, यानी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की
बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है। ये एक सुटेबल और स्ट्रॉन्ग बिजनेस बनाता है। पांचवा और लास्ट है प्रोटेक्ट शेयर होल्डर इंटरेस्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंश्योर करता है कि इन्वेस्टर का पैसा सेफ और प्रॉपरली यूज्ड हो, शेयर होल्डर को फेयर रिटर्न्स मिले और उनके राइट सिक्योर रहें। तो सिंपल शब्दों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक कंपनी के लिए शील्ड की तरह काम करता है। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है, फ्रॉड रोकता है, इमेज इंप्रूव करता है और कंपनी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के रास्ते पर ले जाता है। अब बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन के बारे में, यानी कंपनी में कौन लोग होते हैं जो सबसे बड़े डिसीजन लेते हैं और कंपनी को सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी का टॉप कंट्रोलिंग बॉडी होता है। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है। और शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ऐसा ग्रुप है जो कंपनी के लिए मेजर डिसीजंस लेता है और उसके फ्यूचर डायरेक्शन तय करता है। तो चार टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट और चेयरपर्सन। एग्जीक्यूटिव होता है मतलब फुल टाइम डायरेक्टर। ये लोग कंपनी में रोज काम करते हैं, जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या सीएफओ। ये कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, रतन टाटा सर जब टाटा सन्स के चेयरमैन थे तो वो एग्जीक्यूटिव लीडर की तरह काम करते थे। दूसरा है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये लोग डेली ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते पर कंपनी के पॉलिसी मेकिंग में, स्ट्रेटेजी डिसीजन में हेल्प करते हैं। ये एक तरह के एडवाइजर का रोल प्ले करते हैं। तीसरा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये बाहर के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते और इनका काम होता है इंश्योर करना कि डिसीजन फेयर और अनबायस्ड हो। ये मिसयूज ऑफ पावर और फ्रॉड होने से बचाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, टाटा ग्रुप में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंश्योर करते हैं कि हर बिजनेस डिसीजन एथिकल और ट्रांसपेरेंट हो। चौथा है चेयरपर्सन, यानी कि बोर्ड का हेड। चेयरपर्सन बोर्ड मीटिंग को लीड करता है और इंश्योर करता है कि बोर्ड इफेक्टिवली काम करे। ये एक तरह से लीडर ऑफ द बोर्ड होता है। ठीक, एग्जांपल देखते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस और टीसीएस में सेबी के रूल्स के हिसाब से कम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए ताकि बोर्ड के डिसीजन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो सिंपल शब्दों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक कंपनी का ब्रेन होता है। इसमें अलग अलग टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट और चेयरपर्सन, जो मिलकर कंपनी को एथिकल, फेयर और सक्सेसफुल डायरेक्शन देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कंपनी में जो बोर्ड का एक्चुअल काम होता है वो किस तरह से कंपनी को सही डायरेक्शन में ले जाती है। तो पहला रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेटिंग कंपनी गोल्स एंड स्ट्रेटेजी। बोर्ड का सबसे पहला काम होता है कंपनी के गोल्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइड करना। ये लोग तय करते हैं कि कंपनी को किस डायरेक्शन में ग्रो करना है और बड़े बिजनेस को प्लान अप्रूव करते हैं। एग्जांपल से देखते हैं, टीसीएस के बोर्ड ने डिसाइड किया कि कंपनी आईटी सर्विस के साथ और एआई ऑटोमेशन पे भी फोकस करे। ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। ठीक, दूसरा है सुपरविजन मैनेजमेंट। बोर्ड सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट कंपनी के गोल्स के हिसाब से काम कर रही है। मतलब बोर्ड एक गार्डियन की तरह काम करता है, चेक और बैलेंस के लिए। तीसरा है एंश्योरिंग लीगल एंड एथिकल कंप्लायंस। बोर्ड का ड्यूटी होता है देखना कि कंपनी के लॉ, रूल्स, एथिकल प्रैक्टिस फॉलो करें, कोई इलीगल या अनएथिकल काम ना हो, जैसे टैक्स का एवेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग। एग्जाम्पल से देखते हैं, इन्फोसिस अपने बोर्ड के थ्रू इंश्योर करता है कि हर प्रोसेस लीगल और ट्रांसपेरेंट हो। ठीक, चौथा है प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर इंटरेस्ट। शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ओनर होते हैं, तो बोर्ड उनके पैसे का सही और प्रॉफिटेबल यूज इंश्योर करता है। ये डिसाइड करता है कि डिविडेंड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और मेजर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट। बोर्ड कंपनी के बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करता है, जैसे मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी बनाता है। ये इंश्योर करता है कि कंपनी किसी अनएक्सपेक्टेड लॉस में ना हो। छठवा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सीएसआर। बोर्ड सीएसआर एक्टिविटीज अप्रूव और मॉनिटर करता है, जैसे एजुकेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट। ठीक, एग्जांपल से देखते हैं, टाटा ग्रुप के बोर्ड रेगुलरली सीएसआर इनिशिएटिव पे फोकस करता है, जैसे हेल्थ और रूरल डेवलपमेंट पे। तो दोस्तों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल सिर्फ डिसीजन लेना नहीं होता, बल्कि कंपनी को डायरेक्शन देना, मॉनिटर करना, प्रोटेक्ट करना भी होता है। वो इंश्योर करता है कि कंपनी एथिकल, ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट और सुटेबल तरीके से ग्रो करे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रेंड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी आज के टाइम में कंपनीज अपने गवर्नेंस सिस्टम में कैसे नए चेंजेस ला रही हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला ट्रेंड है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। आजकल कंपनीज अपनी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पब्लिक के साथ ओपनली शेयर करती हैं, जैसे एनुअल रिपोर्ट्स, ईएसजी रिपोर्ट्स। ईएसजी रिपोर्ट मतलब कि इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रिपोर्ट। इससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और कंपनी का इमेज स्ट्रांग होता है। सिंपल वर्ड्स में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। दूसरा ट्रेंड है मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कंपनी अब अपने बोर्ड में ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख रही है ताकि डिसीजन फेयर और अनबायस्ड हो। ये लोग कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते पर इंश्योर करते हैं कि कोई पावर मिसयूज ना हो। तीसरा है डिजिटल गवर्नेंस। आजकल के डिजिटल एरा में कंपनीज गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, जैसे एआई, डाटा एनालिटिक्स और डिजिटल डैशबोर्ड, ताकि डिसीजन फास्ट, एक्यूरेट, ट्रांसपेरेंट बनाए। एग्जांपल से देखते हैं। बोर्ड मीटिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होती हैं और रिपोर्ट्स रियल टाइम में शेयर की जाती हैं। ठीक, चौथा है फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट बनाना गोल ही नहीं, कंपनी के एनवायरनमेंट और सोसाइटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन रही है। ठीक, एग्जांपल से देखते हैं। टाटा और टीसीएस जैसी कंपनीज कार्बन रिडक्शन और ग्रीन इनिशिएटिव पर फोकस कर रही है, यानी प्रॉफिट के साथ प्लेनेट का भी ध्यान रखना। ठीक, पांचवा है स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। अब डिसीजन मेकिंग में सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बल्कि एम्प्लॉयज, कस्टमर और सोसाइटी के ओपिनियंस भी कंसीडर किए जा रहे हैं। ये ट्रेंड कंपनी को मोर इंक्लूसिव और एथिकल बनाता है। तो दोस्तों, आज के टाइम में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पुरानी सोच से आगे बढ़ चुका है। अब ये ट्रांसपेरेंट, टेक ड्रिवन, सस्टेनेबल और पीपल ओरिएंटेड बन गया है। यही मॉडर्न गवर्नेंस का नया फेस है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे शॉर्ट में सीएसआर कहते हैं। ये सिर्फ बिजनेस का पार्ट नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। इसका मतलब होता है एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी, यानी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बल्कि उसे सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ करना होता है। सिंपल वर्ड्स में सीएसआर मतलब बिजनेस एथिकली करना और सोसाइटी को कुछ वापस देना। ठीक, तो किस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है? कंपनी अपने सीएसआर के अंडर कुछ सोशल और एनवायरमेंटल काम करती है, जैसे गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोग्राम चलाना, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करवाना, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। टाटा ग्रुप अपने सिर्फ सीएसआर के अंदर स्कूल्स और हॉस्पिटल बनाता है और इन्फोसिस फाउंडेशन एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। ये सब दिखाता है कि ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि सोशल गुड भी करती है। सीएसआर बताता है कि कंपनी का गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि पीपल और प्लेनेट का भी ध्यान रखना है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंपनी वही होती है जो अर्न भी करे, सर्व भी करे। तो सिंपल शब्दों में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सोसाइटी के साथ ग्रो करना, ना कि उसके खिलाफ। एक कंपनी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब वो अपने प्रॉफिट के साथ सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए भी पॉजिटिव चेंज लाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेचर एंड फीचर ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी सीएसआर के नेचर और फीचर के बारे में। यानी सीएसआर सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि कंपनी की सोच और वैल्यू का भी हिस्सा होता है। ठीक, तो चलो एक सिंपल और रियल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। पहला नेचर है वॉलंटरी एंड एथिकल। सीएसआर का मेन पॉइंट ये है कि कंपनी अपनी मर्जी से सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे, सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, चाहे वो बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो या नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन जब एजुकेशन और हेल्थ पे काम करती है तो ये एथिक बेस्ड सीएसआर है। ठीक, दूसरा है बियॉन्ड लीगल ऑब्लिगेशंस। सीएसआर सिर्फ लॉ फुलफिल करने तक लिमिटेड नहीं होता, कंपनी अपने लीगल ड्यूटीज से आगे बढ़कर सोसाइटी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करती है। एग्जाम्पल से देखते हैं। लॉ कहता है कि 2% प्रॉफिट सीएसआर में लगाओ, पर कुछ कंपनी इससे ज्यादा इन्वेस्ट करती है। तो यही है ट्रू सीएसआर स्पिरिट। तीसरा है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। सीएसआर का गोल सिर्फ शॉर्ट टर्म पब्लिसिटी नहीं होता बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना होता है, ताकि सोसाइटी और एनवायरनमेंट दोनों को लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, यानी कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स जो सालों तक ऑक्सीजन और ग्रीनरी देती है। चौथा है मल्टी डायमेंशनल। सीएसआर सिर्फ एक ही एरिया में नहीं बल्कि मल्टीपल फील्ड्स में होता है, जैसे एनवायरनमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी, कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक, एग्जाम्पल से देखते हैं। टाटा ग्रुप एक तरफ हॉस्पिटल बनाता है और दूसरी तरफ रूरल डेवलपमेंट पर भी प्रमोट करता है। पांचवा है इंटीग्रेटेड विद
बिजनेस। आजकल सीएसआर कोई अलग एक्टिविटी नहीं होती, ये कंपनी के मिशन और वैल्यूज का पार्ट होती है। मतलब कंपनी का ग्रोथ और सोसाइटी का डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलना चाहिए। तो सिंपल शब्दों में सीएसआर का नेचर एथिकल, लॉन्ग टर्म और इंक्लूसिव है। ये एक सोच है जिसमें कंपनी सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पीपल और प्लेनेट की भी जिम्मेदारी निभाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में, यानी ये कंपनी के लिए और सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। तो पहला देखते हैं, बिल्ड पॉजिटिव इमेज। सीएसआर से कंपनी का पब्लिक में गुडविल और ट्रस्ट बनता है। ठीक, दूसरा है अट्रैक्ट कस्टमर एंड इन्वेस्टर। लोग और इन्वेस्टर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट का ध्यान रखती है। ठीक है, तीसरा है एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। एम्प्लॉयज को गर्व महसूस होता है जब वो सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी के लिए काम करते हैं, इससे मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। चौथा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सीएसआर इंश्योर करता है कि कंपनी का ग्रोथ एनवायरनमेंट और कम्युनिटी को हार्म किए बिना हो। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं, यानी कि ट्री प्लांटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये सब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करते हैं। पांचवा और लास्ट है लीगल कंप्लायंस। इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर लार्ज कंपनीज को एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% सीएसआर में स्पेंड करना होता है। मतलब सीएसआर सिर्फ ऑप्शन नहीं, कुछ केसेस में मैंडेटरी भी है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड्स में सीएसआर से कंपनी का इमेज, ट्रस्ट और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ इंप्रूव होता है। यानी प्रॉफिट के साथ साथ सोसाइटी और एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एरिया ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज, यानी वो फील्ड जहां कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर काम कर सकती हैं इंडियन लॉ के हिसाब से। तो पहला एरिया है एराडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी। कंपनीज गरीब लोगों के लिए फूड प्रोग्राम, राशन डिस्ट्रीब्यूशन और लिवलीहुड प्रोजेक्ट्स रन करती है। ठीक है, एग्जांपल से देखते हैं, टाटा और रिलायंस जैसे कंपनीज रूरल प्रॉपर्टी के लिए, रूरल पॉवर्टी के अगेंस्ट काम करती है। दूसरा है प्रमोटिंग एजुकेशन। सीएसआर में स्कूल, स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल होते हैं। ठीक, तीसरा है जेंडर इक्वलिटी एंड वुमन एम्पावरमेंट। कंपनीज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग और जेंडर इक्वलिटी इनिशिएटिव रन करती हैं। चौथा है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और क्लीन एनवायरनमेंट इनिशिएटिव सीएसआर में ही आता है सारा। पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, आर्ट एंड कल्चर। कंपनीज हिस्टोरिकल साइट्स, आर्ट और कल्चरल प्रोग्राम को भी सपोर्ट करती है। छठवा है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन और लिवलीहुड प्रोजेक्ट्स चलाए जाते हैं। सातवां है सपोर्ट्स टू आर्म फोर्स वेटेरन्स। एक्स सर्विसमैन और आर्म फोर्स वेटेरन्स के लिए एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट प्रोग्राम सीएसआर में शामिल है। आठवां और लास्ट है हेल्थ एंड सैनिटेशन प्रोग्राम। हॉस्पिटल, वैक्सीनेशन ड्राइव, क्लीन वाटर, सैनिटेशन प्रोजेक्ट सीएसआर के अंडर ही आता है। ठीक, तो दोस्तों सीएसआर के 8 मेन एरिया डिफाइन करता है कि कंपनी सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ये सिर्फ लीगल कंप्लायंस नहीं बल्कि सोशल कमिटमेंट भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं सीएसआर का इंडिया में, यानी कौन सी कंपनी सोसाइटी के लिए कैसा काम कर रही है। ये एग्जांपल आपको सीएसआर का प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझाने में हेल्प कर देगा। ठीक, तो पहला है टाटा ग्रुप। तो क्या करता है, स्कूल और हॉस्पिटल बनाता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करता है, टाटा ट्रस्ट क्लीन वाटर और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स रन करता है। सिंपल शब्दों में टाटा ग्रुप सोसाइटी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक्टिव है। दूसरा है इन्फोसिस फाउंडेशन। इसके फाउंडर हैं सुधा मूर्ति। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट में काम करता है। ठीक, एग्जांपल से मतलब समझते हैं, पुअर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप और रूरल हेल्थ केयर प्रोग्राम। तीसरा है रिलायंस फाउंडेशन। वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम चलाता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और सैनिटेशन इनिशिएटिव रन करता है। ठीक, चौथा है आईडीसी लिमिटेड। सीएसआर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल केयर पे फोकस करता है, यानी कि ई चौपाल इनिशिएटिव के थ्रू फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और टैक्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये एग्जांपल दिखाते हैं कि सीएसआर सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि कंपनी, सोसाइटी और एनवायरमेंट के लिए भी
रियल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। यानी प्रॉफिट के साथ साथ सोशल गुड भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं सीएसआर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कनेक्शन को, यानी कैसे कंपनीज अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल और सोशल बैलेंस मेंटेन करती हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आजकल की जरूरतें पूरी करना बिना फ्यूचर जनरेशन की जरूरत कॉम्प्रोमाइज करे। सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेना। सीएसआर कंपनीज को मोटिवेट करता है कि वो बिजनेस के साथ साथ एनवायरमेंट और सोसाइटी का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं सीएसआर सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला, यूजिंग सोलर एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। दूसरा, रिड्यूसिंग प्लास्टिक वेस्ट, पॉल्यूशन कम करना। तीसरा है सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, ग्रीन और सस्टेनेबल ऑप्शंस को एनकरेज करना। तो दोस्तों, सीएसआर का अल्टीमेट गोल सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ भी है। यानी आज का काम ऐसा करें कि कल की दुनिया भी सेफ और सस्टेनेबल रहे। ठीक, तो दोस्तों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की यूनिट 1 हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर्स में, जब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।